जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जुलाई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन सभी प्रमुख घटनाओं को सम्मिलित किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, इससे पहले जून मंथ का करंट अफेयर और पिछले 6 महीनों का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से जा कर के आप देख लीजिएगा। दोस्तों, हम अपने करंट अफेयर सेक्शन में परीक्षा मंथन, आई दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण जैसी किताबों का एनालिसिस करने के बाद उन्हीं से चीज़ों को कवर करते हैं, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें आपको उपलब्ध हो सकें जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा ये यूनिट, इसको आराम से नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहली घटनाक्रम हम लोग। चलिए, इसमें सबसे पहली घटनाक्रम हम लोग देखते हैं कि हाल ही में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में देश का 43वां स्थल खोजा गया है। अभी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल देश का 43वां स्थल खोजा है, जिसका क्या नाम है? मोइदम। ये असम में है, ठीक है। इसका नाम है मोइदम, जिसका अर्थ है टीला दफनाने की व्यवस्था या फिर मैदान। यह एक असम का मैदान है और ये अहोम राजवंश से संबंधित है। तो इसको 43वां धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करी गई है। यह भारत का 43वां होगा। कौन सा? ये भारत का 43वां विश्व धरोहर विरासत स्थल है। अब समझ लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी जो भारत से रिलेटेड। जैसे कि अगर आपसे ये बात पूछ ले कि इससे पहले जो भाई अब मिलाकर के 43 हो गए हैं, तो 41वां कौन था और 42वां, ये नाम आप याद रखिएगा। तो 42वां होयसल के पवित्र मंदिर, ये कर्नाटक में है, और शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल है। तो इनको क्रमशः 41वां और 42वां विश्व धरोहर विरासत स्थल के तौर पे दर्जा प्राप्त हुआ था। ये अभी प्राप्त हुआ था, यानी सन 2024 में ही प्राप्त हुआ था। अब देख लेते हैं, अगर बात करें कि सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल वाला देश कौन सा है, तो इटली है जहाँ पे 60 है। इसके बाद चीन है जहाँ पे 59 है। आपको ये भी समझ लेना चाहिए यहाँ पे कि जो विश्व धरोहर स्थल से क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो आपका भी उनका बेसिक भी समझ लो और करंट का भी मैटर समझते चलते हैं। अब अगर देख लें कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है, तो अहमदाबाद है। विश्व धरोहर का दर्जा कौन देता है, तो यूनेस्को देता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। क्वेश्चन आता है विश्व विरासत स्थल जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 से इसकी घोषणा करी गई थी और इसको मनाया जा रहा है। अब देख लेते हैं, भारत में अब तक कुल 43 विश्व विरासत स्थल हो चुके हैं। 43 में से 3 कैटेगरी हैं। उन 3 कैटेगरियों में से पहली जो कैटेगरी है, जिसमें से सांस्कृतिक स्थल है, उनकी संख्या 35 है। प्राकृतिक स्थल है, उनकी संख्या 7 है। और एक मिश्रित स्थल में भी सम्मिलित है, जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसको याद रखिएगा, मिश्रित की संख्या क्या है? 1 है, जिसका क्या नाम है? काजीरंगा। अब अगर बात कर लें कि पहला विश्व विरासत स्थल कौन सा है, तो अजंता की गुफाएं हैं, जिसको 1983 में मान्यता प्राप्त हुई थी या दर्जा दिया गया था। अब देखना चाहें यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल में शामिल स्थान है, तो 3 स्थान आपको याद रखना है। अभी तक 3 ही शामिल किए गए हैं। यह डाटा अगस्त महीने तक दिया गया है, जिसमें से ताजमहल, आगरा और फतेहपुर सीकरी मुख्यतः शामिल हैं।
तो आप इसको याद रखिएगा कि आगरा, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल इसमें सम्मिलित है। तो दोस्तों ये चीज़ आप सन मत याद करिए, लेकिन आप ये जरूर याद कर लीजिएगा जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लिखे हुए हैं कि किस तरीके से, कि पहला कौन है, अंतिम कौन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल वाला देश कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन ये बनते हैं तो आप इनको तैयार कर लीजिए। अब आगे देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसी को आईएसए बोला जाता है, का 100वां देश कौन सा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर के भी हमने आपको विश्व धरोहर स्थल का करवाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। तो 100वां देश कौन है, तो पराग्वे इसका 100वां देश बन गया है। तो 99वां देश कौन था, तो स्पेन था। देखो दोनों आप याद करके चलिएगा। इस तरीके से घटनाओं में जरूरी नहीं है कि करंट का पूछा जाए, पिछला भी पूछा जा सकता है। आईएसए के बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। पेरिस समझौते को लागू करने के लिए भारत फ्रांस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब एक अभियान चला था जो खूब चर्चित रहा था, बहुचर्चित अभियान था, एक पेड़ माँ के नाम, इसी को वन ट्री फॉर मदर के नाम से जाना जाता है। इस अभियान की शुरुआत कहाँ से करी गई थी, तो बांग्लादेश से इसकी शुरुआत करी थी, नरेंद्र मोदी जी ने करा था, और पर्यावरण दिवस पे इसकी शुरुआत। चलिए आगे हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। किस रेलवे द्वारा फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की गई है, तो मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है। स्थान इसका महाराष्ट्र में चालू करी गई है, जिसमें 10 मेगावाट का यह संयंत्र है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का इसका लक्ष्य प्राप्त है। इम्पोर्टेंट यह इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि 2030 तक इसने सेट करा है कि हमको शून्य कार्बन उत्सर्जन पूरा करना है, ठीक है। तो इस वजह से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चर्चा में रहा सीबेक्स क्या है, सीबेक्स 2 क्या है। चर्चा में रहा सीबेक्स 2 क्या है, तो यह एक विस्फोटक है, ठीक है। तो यह एक विस्फोटक है, भारत द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह डाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है, ठीक है। डाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव से बना हुआ यह एक विस्फोटक है। तो आपको याद रखना क्या है, यह एक विस्फोटक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हरित हाइड्रोजन के बारे में। तो हरित हाइड्रोजन मिशन को सफल बनाने के लिए, हरित हाइड्रोजन मिशन को सफल बनाने के लिए किसके द्वारा $1.5 मिलियन, आपको इम्पोर्टेंट क्या इसमें देखना है, $1.5 मिलियन ऋण देने की घोषणा की गई है। ये विश्व बैंक के द्वारा घोषणा की गई है। विश्व बैंक $1.5 मिलियन का ऋण देगा। तो आपको इसमें दो बात याद रखनी है कि हरित हाइड्रोजन को सफल बनाने के लिए कितने ऋण की बात की गई है, 1.5 मिलियन, और किसके द्वारा, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है। इसका अनुमोदन कब किया गया, तो सन 2022 में किया गया था। अब हरित हाइड्रोजन से हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इसके टारगेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है देखते हैं। इसके क्या उद्देश्य हैं हरित हाइड्रोजन के, तो सबसे पहला उद्देश्य इसका यही है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2070 तक। 2030 तक 25 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को डेवलप करना भी इसका एक गोल है। प्रतिवर्ष 5 ट्रिलियन टन, कितना, 5 ट्रिलियन टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो टारगेट हैं इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसी तरीके से आप नोट्स बनाइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस, आरओआर और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन और निष्कर्ष से। तो इसी तरीके से आप इसका नोट्स बना करके समझते चलिए। आगे हम लोग देख लेते हैं संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का पूर्णकालिक 10वां सदस्य कौन बना है, तो बेलारूस इसका पूर्णकालिक 10वां सदस्य बना है। नवा कौन बना था, तो ईरान इसका नवा कंट्री बना था। जो इसकी 24वीं बैठक हुई है वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। 2024-25 से तो संस्कृत पर्यटन राजधानी के रूप में किसको चुना गया है, तो किंगदाओ शहर चीन को चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनी हुई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक।
97वीं बैठक थी, ये 21 से 27 जुलाई तक चली। आयोजन इसका लाओस की राजधानी वियोन तियोन में हुआ। कहाँ पे हुआ? वियोन तियोन में हुआ। अब देख लेते हैं इसकी जो स्थापना करी गई किसकी? आसियान की 1967 बैंकॉक में करी गई थी। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं भारत रूस शिखर सम्मेलन। जितनी भी घटनाक्रम इसमें दी गई हैं सारी आपके आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, भारत रूस शिखर सम्मेलन 2024 या इस साल का 2024 में 22वां संस्करण था। तो संस्करण भी आपको अच्छे से याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन आपके संस्करण से ही पूछ ले कि बताइए कौन सा इस बार का संस्करण था। तो कौन सा था संस्करण? तो यह 22वां संस्करण था। प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रिया जाएंगे। 41 वर्ष में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह लगभग 40 से 41 साल के बाद एक देश के प्रधानमंत्री हैं जो ऑस्ट्रिया जा रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए 41 साल के बाद किस देश में प्रधानमंत्री अभी हाल ही में यात्रा पर गए थे? तो ऑस्ट्रिया गए थे। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब समझ लेते हैं पेरिस ओलंपिक। काफ़ी अच्छे प्रश्न पेरिस ओलंपिक से बनने वाले हैं और ये आप मान के चलिए कि पेरिस ओलंपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। जो भी परीक्षा चाहे यूपी पीसीएस हो या आरओ या अन्य एग्जाम में हो, तो पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग पेरिस ओलंपिक को डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसकी शुरुआत 26 जुलाई से 11 अगस्त 2000 तक चलेगा। ये सीन नदी में किया जा रहा है। पहली बार ऐसा है जिसका आयोजन पेरिस के सीन नदी में किया जा रहा है। ठीक है, आयोजन कहाँ हो रहा है? पेरिस शहर में हो रहा है, पेरिस देश में हो रहा है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है? तो सीन नदी पे हो रहा है। ठीक है, इमानुएल मैक्रों ने इसका किया था उद्घाटन। संस्करण यह कौन सा है? तो 33वां संस्करण है। ठीक है, 33वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। ये कब है? 2024 में। तो 32वां कब हुआ था? 32वां टोक्यो जापान में 2020 में हुआ था। क्यों? क्योंकि पेरिस ओलंपिक 4 साल में होता है। मतलब ये जो ओलंपिक है ये 4 साल में होता है। इस बार पेरिस में किया जा रहा है। अगला जो 34वां होगा वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। ये कब होगा? तो 2028 में होगा। कब होगा? 2028 में होगा। 32वां किया गया था टोक्यो में, 33वां किया जा रहा है जापान में, 34वां किया जाएगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों को तैयार करना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला कि इसका शुभंकर क्या था? तो ओलंपिक फ्रीज इसका शुभंकर था। नारा क्या था? तो गेम्स वाइड ओपन। संगीत की थीम क्या थी? संगीत की थीम का शीर्षक क्या था? तो परेड इसका शीर्षक था। आदर्श वाक्य क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। ये जो 3-4 पॉइंट लिखे हैं इनको एक साथ लिख करके ऐसे याद करिएगा कि नारा क्या था, संगीत की थीम का शीर्षक क्या था, आदर्श वाक्य क्या था, ताकि कन्फ्यूजन आपको ना रहे और आप आसानी से इसको हैंडल कर पाओ। भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अंचिता शरद कमल और पीवी सिंधु थी। कौन थी? अंचिता शरद कमल और पीवी सिंधु। ठीक है, महिलाओं की तरफ से पीवी सिंधु और अंचिता शरद कमल को नॉमिनेट किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं भारत की ओर से कितने एथलीट गए हैं? तो भारत की ओर से टोटल 117 एथलीट वहाँ पे भेजे गए हैं। कितने? 117 एथलीट। अब देखो इसी से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो 117 एथलीट गए उसमें सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है? तो निदिते सिंधु ये 14 साल की हैं, ये तैराक हैं, ये गए हैं। और सबसे उम्रदराज एथलीट कौन है? तो रोहन बोपन्ना है जो 43 वर्ष के हैं, ये टेनिस खेलते हैं, तो ये गए हैं। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा उम्र के एथलीट आपने समझ लिए। टोटल कितने हैं? 117 हैं। ठीक है, इसको इस स्पॉन्सर भारतीय टीम को स्पॉन्सर कौन कंपनी कर रही है? तो अडानी ग्रुप इस बार इसको स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपसे ये भी पूछ ले जाए कि 117 खिलाड़ी गए हैं तो सबसे ज़्यादा किस राज्य से गए हैं? तो हरियाणा राज्य से गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से गए? हरियाणा राज्य से 25 खिलाड़ी गए हैं। पेरिस ओलंपिक में कुल कितने गेमों को शामिल किया गया है? तो 32 गेम इस बार खेले जाएंगे, जिसमें से 4 नए गेम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 4 नए गेम कौन से शामिल करे गए हैं? तो ब्रेक डांसिंग, सर्फिंग,
स्पोर्ट क्लाउडिंग और स्केटबोर्डिंग, ये 4 नए तरीके के गेम इसमें सम्मिलित करे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इस चर्चा में रहा था कि अंतरिक्ष में, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले यात्री कौन बने हैं। तो ओलेग कानूनेंको बने हैं, ये रूस के हैं। इससे पहले 878 दिन का रिकॉर्ड बना चुके हैं गुनांडी पदालका। ये 878 दिन अंतरिक्ष में रुक करके आए थे, इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है ओलेग ने। तो ये 1000 दिन रुक करके अंतरिक्ष में आए हैं। और ओलेग कहाँ के हैं, तो ये रूस के हैं। ठीक है, रूस 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, ये भी आपको पता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इसी को IATA कहा जाता है, कि वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन देश कर रहा है, तो ये करेगा भारत। ये बैठक 2025 नई दिल्ली में आयोजित होगी। 2025 में ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तीसरी बार इसका आयोजन भारत कर रहा है। पहली बार 1958, फिर 1983 और 1925 में कर रहा है। इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 राज्यपाल की घोषणा करी थी। तो वो 9 राज्यपाल से इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये 9 राज्यपाल अच्छे से तैयार करने हैं कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो हरिभाऊ बागड़े बनाए गए हैं। तेलंगाना के नए राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका, मेघालय के राज्यपाल CS विजयशंकर, महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, पंजाब के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी को नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसी को UNGA के नाम से जाना जाता है, कि 79वें सत्र की अध्यक्षता किसने करी है, तो फिलेमोन यांग ने करी है। आयोजन इसका 10 दिसंबर न्यूयॉर्क में किया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी, तो अनामिका बी राजीव बनी है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अनामिका बी राजीव बनी है, ये हमने जून वाली करंट अफेयर में करवा दिया था। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको अच्छे से पता होगा। अगला देख लेते हैं, FATF के नए अध्यक्ष के तौर पे कौन बनाए गए हैं, इम्पोर्टेंट है इसको। तो ये देखो अध्यक्षता इसकी कौन कर रहा है, तो मैक्सिको कर रहा है। ठीक है, कार्यकाल इसका कितना होता है, तो 2 वर्ष होता है। FATF का उद्देश्य क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अगला देख लेते हैं, बधावन बंदरगाह किस राज्य में बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है, खूब चर्चा में रहा है, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में इस बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। अगला देखिए, पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बनाए हैं, गौतम गंभीर बनाए गए हैं। राहुल द्रविड़ पहले थे, तो उनकी जगह पे अब यहाँ गौतम गंभीर लेंगे। चलिए समय बर्बाद नहीं करना है, जितना इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा बात करी जाएगी, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चनों को पढ़ते चलिए। आगे हम लोग देख लेते हैं, EU के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। पुर्तगाल के पूर्व PM है। ठीक है, कार्यकाल इनका 2.5 वर्ष का होता है। जगह ये किसकी लेंगे, चार्ल्स मिशेल की लेंगे। अरेबिका कॉफ़ी को GI टैग मिला है, काफ़ी चर्चा में रही थी अरेबिका कॉफ़ी, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। अब इसको देखो, इसको जो GI टैग मिला है, तो 2019 में इसको GI टैग मिला था। ठीक है, अरेबिका कॉफ़ी को GI टैग कब मिला था, 2019 में। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, तो आपको ये पता होगा कि जो मन की बात एक कार्यक्रम आता है नरेंद्र मोदी जी का, यानी PM जी का, उस पे इन्होंने इस अरेबिका कॉफ़ी की चर्चा करी है। हो सकता है इस बात से वह क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम कर दे, तो इस वजह से हमने इसको लिखा है। अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में करा जाता है। भारत कॉफ़ी के इस उत्पादन में 7वें नंबर पे है, पहले नंबर पे
ब्राज़ील है। जितनी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए थी वहाँ पे हमने आपको दे दी है। तो इसका जिक्र मन की बात जो कार्यक्रम आता है उसमें किया गया था, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे नोट डाउन करा है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, हाल ही में लियोन मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद ने जीता है। 10वीं बार इन्होंने खिताब जीता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10वीं बार खिताब जीता है किसने? विश्वनाथ आनंद ने। उप विजेता यानी कि जो हारे थे तो वो कौन थे? तो जेमे सेंटोस लतासा, ये स्पेन के हैं, ये हार गए थे। ये उप विजेता के रूप में जाने जाते हैं। आयोजन इसका स्पेन लियोन शहर में किया गया है। अगला देखते हैं, संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान किससे संबंधित है? तो यह नीति आयोग द्वारा लागू किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि संपूर्णता अभियान का संबंध किससे है? तो नीति आयोग से। इसने 4 जुलाई से इसको लॉन्च करा है, शुरुआत करा है। कहाँ से? तो धाराशिव जिला महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत करी गई है। उद्देश्य क्या है इसका? स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न सूचकांकों को सुधार करना इसका उद्देश्य होगा। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत करी है किसने? नीति आयोग ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष जिसको पाम वृक्ष यानी ताड़ का वृक्ष कहा जाता है, उसका नाम है पामयारा। ये उड़ीसा सरकार ने आकाशीय बिजली गिरने के बचाव हेतु इसे लगाने का निर्णय लिया है क्योंकि यह प्राकृतिक कंडक्टर का कार्य करता है। तो उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वृक्ष को राज्य में लगाया जाए। ठीक है, अगला देख लेते हम लोग, पचातुरतु परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह परियोजना केरल राज्य से संबंधित है। इसका उद्देश्य छोटे छोटे जंगलों का निर्माण किया जाएगा जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल साबित होंगे। तो कभी कभी ये परियोजनाएं पूछ ली जाती हैं कि किससे रिलेटेड है या किस राज्य से रिलेटेड है। ये करंट की परियोजना थी तो इस वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें राज सागर बांध कहाँ पे बनाया जाएगा? तो यह कावेरी नदी कर्नाटक में बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट परी किसकी शुरुआत है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट परी की शुरुआत करी है। उद्देश्य क्या होगा इसका? कला के लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होगा। इसका पहला आयोजन कहाँ पे? तो दिल्ली में होगा। ठीक है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम मिस्त्री को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो दोनों सचिव को याद रखिएगा। त्रिपक्षीय प्राइम एज अभियान किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में संपन्न हुआ था त्रिपक्षीय प्राइम एज अभ्यास। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 जून को मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जयंती पर। तो आप पीसी महालनोबिस के बारे में जानते होंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने योगदान दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था किससे रिलेटेड था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल से रिलेटेड था। ठीक है, इस वजह से यह इम्पोर्टेंट है। बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड सरकार द्वारा इसको चलाया जा रहा है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा 25 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को। यानी कि 25 साल से 50 वर्ष के बीच की जितनी भी महिलाएं होंगी उनको 1000 रुपये पर मंथ की आर्थिक मदद की जाएगी इस योजना में, बहन बेटी स्वावलंबन योजना। चलिए आगे देख लेते हैं, आर संपथन का हाल ही में निधन हुआ है, तो उनका संबंध किससे है? आर संपथन ये श्रीलंका के तमिल अलायंस के नेता थे, काफ़ी चर्चा में रहे थे ये, इस वजह से इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसको याद रखिएगा, तमिल के थे, श्रीलंका के हैं और तमिल गठबंधन के ये नेता माने जाते हैं। नाबालिग से बलात्कार करने पर नए कानून के तहत सजा, अब ये समझ लो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें नए कानून से के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें अब अगर नाबालिग से कोई बलात्कार करता है तो मौत की सजा उसमें प्रावधान किया गया है।
अगर सामूहिक बलात्कार या जघन्य अपराध के लिए 20 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास है। अगर कोई व्यक्ति नाबालिग से बलात्कार करता है तो मौत की सज़ा है। अगर वो नाबालिग नहीं है और उससे अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है या सामूहिक बलात्कार करता है या जघन्य अपराध करता है तो 20 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है। आगे देख लेते हैं स्मार्ट सिटी मिशन कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 2025 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। योजना एक इसकी है तो केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय की यह योजना है। चलिए आगे देख लेते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री। यह भारत और थाईलैंड का संयुक्त अभ्यास है। 13वां संस्करण इस बार पेश किया गया, आयोजित किया गया। पहली बार 2006 में आयोजन हुआ था। वर्तमान में 1 से 15 जुलाई तक फोर्ट वाचिरा प्रकम प्रांत थाईलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा मैत्री का संबंध किससे है, भारत और थाईलैंड से है। कौन सा संस्करण है, तो 13वां संस्करण है। सहयोग संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक जो हुई है उसका आयोजन 4 जुलाई को किया गया, जो इसकी थी 24वीं बैठक थी। अध्यक्षता किसने करी, तो कजाकिस्तान अस्थाना शहर में हुई थी, तो कजाकिस्तान में की गई। ठीक है, मतलब इसका जो आयोजन था वो अस्थाना कजाकिस्तान में किया गया 4 जुलाई को। ठीक है, 24वीं ये बैठक थी। भारतीय दल का इसमें नेतृत्व किसने किया था, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसमें नेतृत्व किया था। 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान ने एससीओ की सदस्यता ग्रहण करी थी। यानी कि जब 23वां हुआ था तो ईरान इसका सदस्य बना था और 24वीं बैठक इस समय हो रही है कहाँ पे, कजाकिस्तान अस्थाना में हो रही है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है कब, 25 जून को। कारण क्या है, 25 जून 1975 में आपातकाल लगाने के कारण इसको उसमें ये माना जाता है कि आपातकाल लगाने से कई लोगों को बहुत मात्रा में कष्ट हुआ, समस्याएं झेलनी पड़ी और काफ़ी वो मुसीबत में आए जब ये आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। तो उसी समय ये 25 जून की घटना थी, तो लोगों ने उस चीज़ को फेस करा था आपातकाल की स्थिति को। तो इस समय 2024 में क्या किया गया कि 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस के तौर पे मनाया जाने लगा। तो इसको याद रखिएगा, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जा रहा है, तो 25 जून को मनाने की घोषणा की गई है। क्यों, तो कारण आप अच्छे से जानते हैं कि 25 जून 1975 में आपातकाल लगाने के कारण इसको मनाया जा रहा है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, तो गांधी जो मंडेला पुरस्कार है रिगोबर्टा मेंचू, ये ग्वाटेमाला के कार्यकर्ता हैं, इनको दिया जा रहा है मंडेला की 106वीं जयंती पे। और ये जयंती कब मनाई जाती है, तो 18 जुलाई को मनाई जाती है। राष्ट्रपति भवन के हाल के नाम बदले गए हैं, इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अशोक हाल का नया नाम हो गया है अशोक मंडप, दरबार हाल का नया नाम हो गया है गणतंत्र मंडप। तो दोस्तों ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नव मंजाऊ कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो शिक्षा से इस कार्यक्रम का संबंध है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कर्नाटक से की गई है। उद्देश्य क्या रहेगा, तो स्कूली छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और उनके भीतर तर्क संगत समझ विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है। नाम क्या है इसका, नाउ मन जाओ, शिक्षा से रिलेटेड यह कार्यक्रम है। अब देख लेते हैं कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024। तो नागालैंड राज्य को बागवानी श्रेणी के लिए दिया गया है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया, दिल्ली में किया गया था। तंबाकू उपयोग समाप्त पर दिशा निर्देश अभी हाल ही ने जारी किया है। तो किसने जारी किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी योजनाएं या स्वास्थ्य से संबंधित विश्व लेवल पे जितने भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं वो सब किसके द्वारा किए जाते हैं, WHO के द्वारा ही किए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग एथलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया प्रतापगढ़ जिला।
उत्तर प्रदेश का एथलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। कारण क्या है? प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायतों ने 30 दिन के भीतर 2017 फार्म फंड बनाने का रिकॉर्ड प्राप्त किया है। तो यूपी करंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। दुनिया का वह शहर जिसने मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, तो पालिताना ये गुजरात का है, ठीक है ना। गुजरात सरकार ने लगाया है, लेकिन किस पे लगाया? तो मांस की बिक्री नहीं होगी, जानवरों का वध नहीं होगा, यानी कि बूचड़ खाने में जानवर नहीं काटे जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। तो ये प्रतिबंध लगाया है किसने? गुजरात ने। देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ये चर्चा में रही थी, तो ये बिहार में बनाए गए हैं मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप बिहार में बनाए गए हैं सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और ये पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर है। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन में 11 लाख से ज़्यादा पौधे रोपने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश ने बनाया है। एक दिन में कितने? 11 लाख से ज़्यादा पेड़ को रोपा गया है। अब देखिए लक्ष्य 12 घंटे का था, लेकिन इन्होंने 9.5 घंटे में ही पूरा कर लिया है। 9 घंटे 50 मिनट में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। किस आदिवासी समूह द्वारा अलग राज्य की मांग की गई? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा टिक, कि भील जनजाति के द्वारा आदिवासी राज्य गठन करने की मांग कही गई है। यह भील जनजाति निवास कहाँ पे करती है? तो देखो भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रों में। तो उन्होंने कहा, भील जनजाति कह रही है कि इन 4 राज्यों को मिला करके, राज्यों के नाम याद रखने, क्वेश्चन आने की संभावना पूर्णतया है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों की जो भील जनजाति है, इनको मिला करके, ठीक करके, तो इनको जब आप मिलाएंगे तो टोटल 42 जिले बनते हैं। तो उन 42 जिलों को कह रही है भील जनजाति कि इनको शामिल करके एक नया राज्य का दर्जा दिया जाए। यह मांग उठाई जा रही किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कितने जिले? 42 जिले। कितने राज्य? 4 राज्य। कौन सी जनजाति? तो भील जनजाति। आगे देखते हैं। हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हुआ। ये किससे संबंधित थे? तो फुटबॉलर थे। 29 जून को इनका निधन हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास किसके बीच चलाया जा रहा है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में चलाया गया। यह 16वां संस्करण है। आयोजन उमरई मेघालय में किया गया। पिछला जो आयोजन किया गया था कहाँ? तो मंगोलिया में किया गया था। नीदरलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? तो डिक सफू बने हैं। राजधानी एम्स्टर्डम है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। और पूर्णतः इस पे बैन लगाने वाला देश कौन है? तो न्यूजीलैंड पूर्णतः बैन लगाने वाला देश है। अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करी जाए तो प्लास्टिक बायो पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी में बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्यपाल की बात करें तो कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। अगर झारखंड में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें की बात कर लें तो 14 लोकसभा की सीटें हैं और 6 कैसी हैं? राज्यसभा की सीटें देखने को मिलेंगी। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो विद्युत रंजन सारंगी बने हैं। 15वें न्यायाधीश बनाए गए हैं। सहकारिता दिवस बताया था 6 जुलाई को। सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। हाल ही में किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम से मुक्त कर दिया गया है? तो झारखंड राज्य की अभ्रक खदानों को मुक्त कर दिया गया है। किससे? बाल श्रम से मुक्त कर दिया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं। डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मेटे फ्रेडरिक्सन बनाए गए हैं डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री। चर्चा में क्यों रहे थे? तो एक व्यक्ति द्वारा इन पर हमला किया गया था, जिससे मोदी जी ने ट्वीट करके इनको ट्वीट किया था। तो इस वजह से यह चर्चा में रहे थे। मोदी जी का अगर ट्वीट आ जाए, मन की बात प्रोग्राम में कोई नई चीज़ बोल दें, ठीक है, कोई नए इनोवेशन की बात कर दें, तो आपको वो नोट कर लेना है। उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादातर चांस रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देश में पहली बार नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मसूरी उत्तराखंड में किया गया। सहयोग किसका था? तो स्टार स्केप्स कंपनी द्वारा किया गया था। खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है।
मोदी जी ने रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया है मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज स्पोर्टल द फर्स्ट कॉल्ड। ठीक है, नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूड स्पोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड। या रूस का सर्वोच्च सम्मान है जिससे मोदी जी को नवाजा गया है अभी हाल ही में। भारत रूस द्वारा किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने की सहमति बनी है? आपको याद करना है 100 अरब डॉलर किसके बीच में तो ये आएगा 22वें शिखर सम्मेलन के दौरान यह समझौता हुआ है। किसके बीच में? भारत और रूस के बीच में। कब तक? 2030 तक। तो आपको तीनों पॉइंट इसमें याद रखने हैं। मित्र वन पहल की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो उत्तर प्रदेश में की गई। वृक्षारोपण जन अभियान है या उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर 35 करोड़ वृक्ष लगाने का टारगेट किया गया है। क्या 35 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर। ठीक है, और यह अभियान किस अभियान के तहत? तो मित्र वन पहल के तहत। किसके? मित्र वन पहल के तहत। तो याद रखिएगा भारत नेपाल की सीमा पर कितने वृक्ष? 35 करोड़ वृक्ष। 4 पॉइंट है इसमें, चारों आपको अच्छे से याद रखना है। पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो 12 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में किया जा रहा है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है। 20 देशों की वायुसेना इसमें सहभागिता दिखाती है, यानी 20 देशों की वायुसेना इंडियन एयरफोर्स आती है और इसमें अपने प्रदर्शन को दिखाती है। ठीक है, विंग्स टू ऊबर होप पुस्तक किसके भाषाओं का संकलन है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये द्रौपदी मुर्मू की पुस्तक का संकलन है या ई पुस्तक के रूप में भी जानी जाती है, जिसका लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान 20 अंक से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7% कर दिया है। अब देख लीजिए, ये जो बजट का पोर्शन है, आर्थिक समीक्षा का पोर्शन है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें इन चीज़ों को हम आपको समझा देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। गोबरा और कुसमुंडा की खदानें चर्चा में दोनों खदानें रही हैं। तो ये कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ की खदानें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला की खदान गोबरा दूसरे नंबर पे है और कुसमुंडा चौथे नंबर पे है। गोबरा दूसरे नंबर पे, कुसमुंडा चौथे नंबर पे है। ठीक है, ये कहाँ की खदानें हैं? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ की ये खदान है। भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? मॉरिशस में किया गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा। कदम्बनी गांगुली का निधन हुआ है। तो यह भारत में शिक्षित पहली महिला डॉक्टर थी। तो डॉक्टर कदम्बनी गांगुली का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये भारत की पहली शिक्षित महिला डॉक्टर के रूप में जानी जाती हैं, इस वजह से ये आपको याद करना है। जन्म इनका बिहार में हुआ था। पोर्टल यूविन लॉन्च किया गया है, जिसका संबंध किससे है? तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। कौन सा? पोर्टल यूविन। अगला, पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कहाँ पे किया गया है? तो ब्राजील में किया गया है। क्यों? क्योंकि पोल्ट्री फार्म में न्यूकैसल रोग के मामले देखने को मिले हैं, इस वजह से वहाँ पे क्या कर दिया गया है? पशुओं पे आपातकाल लगा दिया गया है। चलिए, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 बीजिंग में स्वर्ण पदक जीता था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन है, तो इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो मनुएला मार्केज को बनाया गया है फुटबॉल टीम का नया कोच। किस बीमारी की दवा पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है? तो कैंसर की बीमारी पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको कहते हैं ला इलाज बीमारी, जिसका इलाज ज़्यादातर संभव नहीं है। इसमें मरने वाले लोगों की संख्या काफ़ी होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट, इसकी दवा, इसकी मेडिसिन, ठीक है, इसका इलाज बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है, बहुत ही कॉस्टली होने की वजह से लोगों तक, ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो भारत सरकार ने एक फैसला लिया है कि कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क हटा दिया जाए, जिससे कि दवाइयाँ
पे जो टैक्स लगता था, तो टैक्स जब कम हो जाएगा तो दवाइयाँ कुछ हमें सस्ते रेट पे उपलब्ध हो पाएंगी। तो किस पे? तो ये कैंसर की बीमारी पे ये दवाइयों को सीमा शुल्क हटा दिया गया है। प्रसिद्ध गायक मुकेश की 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया है, तो किसने? संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। मंगल ग्रह पर नए तत्वों की खोज करी गई है, इस तत्व का क्या नाम है? तो सल्फर नाम है। नासा ने खोज करी है, क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा इसकी खोज की गई है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लाइबेरिया ने अपनी नई राजधानी बदलने का प्रस्ताव पास किया है। यह एक अफ्रीकाई देश है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाइबेरिया किस महाद्वीप का पार्ट है? तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। राजधानी इसकी वर्तमान में क्या है? तो मोनरोविया इसकी वर्तमान में राजधानी है, लेकिन बदलने का प्रस्ताव इसने पारित किया है। किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। कर दर क्या थी? तो 30.6% की कर दर से लगाया जाता था। ठीक है, 2012 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा इस कर को चालू करा गया था, एंजल टैक्स। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नवाम आतुम जी का निधन हुआ है, कहाँ से संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत में हीट वेव का भी मामला देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो भारत सरकार ने हीट वेव इंडेक्स जारी किया था। ठीक है, ये मौसम विभाग द्वारा जारी किया जाता है, भारत मौसम विभाग द्वारा। ठीक है, तो हीट वेव के जो इंडेक्स कोड हैं वो ये हैं, आपको ये याद नहीं करने हैं। हीट के ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ समझ लो कि हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग और लाल रंग क्या संकेत देता है। जब पेपर में ये चीज़ें आती हैं, न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें इसी तरीके से कुछ इंडिकेशन बने होते हैं, उसके आगे उसका लिखा होता है कितने डिग्री टेम्परेचर गया, तो वो इसी से निकल के आते हैं इंडिकेशन। तो आप इसको समझ लो, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देख लेते हैं। ग्राउंड प्रिक्स पुरस्कार, ये पायल कपाड़िया ये फ्रांस के कान फिल्म महोत्सव में इनको दिया गया है। फिल्म का नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला है किसको? पायल कपाड़िया को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस सेवा प्रदान की है जिसने? नौसेना को IOCL ने प्रदान किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसको प्रदान किया है? तो नौसेना को, कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये हो गया। अगला देख लेते हैं। कौन सा चैनल है जिसने AI एंकर्स को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो DD दूरदर्शन चैनल है, DD किसान चैनल है जिसने एंकर्स को लॉन्च करने की घोषणा की है। और कितने? 2 एंकर्स को लॉन्च करेगा, AI भूमि और AI कृषि। 2 एंकरों के नाम याद रखिए, AI भूमि और AI कृषि। ठीक है, 50 से अधिक भाषाओं को इनको ज्ञान होगा और ये 24 घंटे न्यूज आपको उपलब्ध करा पाएंगे। किस सरकार ने गुटखा और पान मसाला में 1 वर्ष का प्रतिबंध बढ़ा दिया है? तो तेलंगाना सरकार ने 1 वर्ष तक प्रतिबंध लगाने की बात कही है, कि 1 वर्ष तक हम गुटखा और पान मसाला पे प्रतिबंध लगा के रखेंगे। यूनाइटेड मिशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किसको किया गया है? तो मेजर राधिका। इंपॉर्टेंट है, इनको सम्मानित किया गया शांति रक्षक हेतु। रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्म क्या है? तो यह हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो डॉक्टर रश्मि सलूजा जी को बुद्ध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। म्यांमार दूतावास द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जुलाई मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर। काफ़ी अच्छे इसमें करंट अफेयर डाले गए हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का एक सीरीज है। दोस्तों यकीन मानिए, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप पूरा नोट्स इसी तरीके से बना लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर हम करवाते हैं, इसके बाद एग्ज़ाम से पहले आपको लगभग 3 महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी हम करवा देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए। चैनल को जो नए
यूजर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद,